1940 में, सही जवाब है। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय आपको बताना है, भारत के वायसराय अगस्त प्रस्ताव समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, किसी का आया? चलते रहिए सभी लोग, लिंक शेयर करके बुला लीजिए अपने मित्रों को, लिंक शेयर करके बुला लीजिए सबको जिनका भी एग्जाम हो। 8 अगस्त, बिल्कुल लॉर्ड लिनलिथगो, अमित प्रजापति, बाकी लोग गायब हैं। चलिए इसी के बाद बता दीजिएगा, चलिए इसी में बता दीजिएगा द्वितीय विश्व युद्ध क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अर्थात अगस्त प्रस्ताव के समय ही कह सकते हैं कि विश्व का, अंतरराष्ट्रीय देशों का कहीं ना कहीं दबाव ब्रिटिश के ऊपर भारत की आजादी के लिए। बिल्कुल अंजलि यादव, 1939 सही जवाब है। तो आपको याद रखना 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को हुई और समाप्ति हुई थी 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 को। क्लियर? चलिए हमने बोला था परियोजना भी दिखा देंगे यहीं पे, ध्यान से देखेंगे परियोजना, परियोजना देख लीजिएगा। बात करेंगे परियोजना की, तो परियोजना कहां से क्या क्या है ध्यान से देखते रहेंगे। तो परियोजना तो सबसे पहले आपको बता देना है भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, कोल डैम, कोल डैम परियोजना, नाथपा झाकरी, नाथपा या नाथपा झाकरी, कमेंट करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छा, चलते रहिए सभी लोग। जल्दी करिए, अभी किसी का आया नहीं। चलिए कमेंट करिए भैया, विलंब चल रहे हैं सभी लोग। तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के तीनों कहां पर है? चलिए सबसे पहले भाखड़ा नागल, कह रहा नागल, गल गल के लूज हो गया, तभी तो मना कर रहा कि नागल आइसक्रीम थी, गल गल के लूज हो गई, तो बोल रहा नागल नागल भाई खा लेने दे, लेकिन गल गल के लूज हो गई। तो भाखड़ा नागल कहां पर हो गया? लूज हो गई तो सतलुज, लूज हो गई तो कहां पर? सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल, ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नागल, कोल डैम कहां पर है? भाखड़ा सतलुज पर ही, नाथपा झाकरी सतलुज पे ही, दोनों तीनों सतलुज पे है, ध्यान दीजिएगा। तो भाखड़ा नागल आपको याद होना चाहिए सतलुज नदी पर है। यहीं पर बताएंगे सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, ये आपको कमेंट करना है। सतलुज नदी, सतलुज नदी। चलिए बाकी लोग गायब हैं, सबको कमेंट करके बुला लीजिए, लिंक शेयर कर करके, और साथ में आप लाइक की बटन दबाना ना भूलिए, और चैनल अगर अभी भी आप सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए। चलते रहिए भैया। तो आप लोगों से क्या पूछा गया? सतलुज नदी कहां से निकलती है? तो आपका जवाब हो जाएगा मानसरोवर झील से। कहां से निकलेगी भैया? मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। यहीं पे बता दीजिएगा सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है? साथ में ये देखना भाखड़ा नागल से लाभान्वित होने वाले राज्य, भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, लाभान्वित राज्य। तो सबसे पहला मानसरोवर झील से क्या? सतलुज नदी। फिर पूछा गया सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास एक झील है राकस झील, राकस झील से निकलती है। कौन सी झील? राकस झील। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। चलिए बताना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। भाखड़ा नागल से अमरकंटक कौन लिख रहा है? अरे अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। विनम्र चल रहे हैं क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? लिंक शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, चलते रहिए। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, किसी का जवाब अभी नहीं आया। तो सबसे पहले बात आ जाएगी भाखड़ा नागल। तो देख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश रहेगा ही, हिमाचल प्रदेश रहेगा ही, ये तो विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ऊपर नहीं नीचे आते जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। साथ में क्या रहेगा? पंजाब, ठीक है, हरियाणा, क्या जाएगा? हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान। याद रखेंगे भाखड़ा नागल से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। टिहरी कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? टिहरी कॉम्प्लेक्स, जल्दी बताना, टिहरी कॉम्प्लेक्स कहां पर है? टिहरी कॉम्प्लेक्स, टिहरी कॉम्प्लेक्स, टिहरी कॉम्प्लेक्स कहां पर है? किस नदी पर है? टिहरी कॉम्प्लेक्स कमेंट करेंगे जल्दी से। टिहरी कॉम्प्लेक्स, हाँ आ चुका था, अंजलि यादव का आया था। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड मॉर्निंग प्रवीण सिंह जी। चलते रहिए, कमेंट करिए। आपसे पूछा गया टिहरी कॉम्प्लेक्स, तो आपको याद रखना है टिहरी कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा टिहरी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले टी बनाए, और एक लड़की थी भागी, भागी गिर गई, अर्थात किस नदी पर हो गया? भागीरथी। किस नदी पर हो गया? भागीरथी। जान लीजिएगा भागीरथी कहां से, भागीरथी का उद्गम स्थल कहां पर है? भागीरथी का उद्गम स्थल बताएंगे आप लोग। भागीरथी का उद्गम स्थल, भागीरथी का उद्गम स्थल कहां पर हो जाएगा? जल्दी कमेंट करेंगे। गंगोत्री, क्या हो जाएगा? गंगोत्री। तो भागीरथी और अलकनंदा कौन सी नदी? अलकनंदा, अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद क्या कहलाएंगी? भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद क्या कहलाएंगी और कहां पर मिलेंगी? ध्यान दीजिएगा, कहां पर मिलेंगी? तो जवाब हो जाएगा देवप्रयाग। जवाब हो जाएगा आपका देवप्रयाग। कहां पर मिलेंगी भैया? देवप्रयाग। ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग। प्रयागराज मत कह दीजिएगा, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती मिलती थी, सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है। क्लियर? तो भागीरथी, अलकनंदा कहां पर मिलेंगी? उद्गम स्थल इनका कहां पर है भागीरथी का? ये आपको कमेंट में पता चला, गंगोत्री, फिर अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा से मिली देवप्रयाग में। क्लियर? अब आपको बताना है भागीरथी सर्वप्रथम, भागीरथी नदी सर्वप्रथम मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी सर्वप्रथम मैदानी भाग में, मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है? कहां से प्रवेश करती है? आ चुका होगा, बहुत अच्छा। सबसे पहले किसका आया? शिवानी जी का। हरिद्वार, बिल्कुल सही जवाब है, हरिद्वार। हरिद्वार कहां से भैया? हरिद्वार, बिल्कुल। अब बता दीजिएगा गंगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस स्थान से, किस स्थान में प्रवेश करती है, किस स्थान से प्रवेश करती है? गंगा सर्वप्रथम किस स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? प्रवेश करती है। चलिए, प्रवीण सिंह उत्तराखंड। चलते रहें। किसी का जवाब अभी नहीं आया? चलिए देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका गणमुक्तेश्वर। गणमुक्तेश्वर,
अभिषेक मिश्रा जी, गण मुक्तेश्वर होगा, क्या हो जाएगा? गण मुक्तेश्वर, गण मुक्तेश्वर, क्या हो जाएगा? गण मुक्तेश्वर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा आया था शिवानी जी का। चलिए गण मुक्तेश्वर, थोड़ा से विलंब चल रहे हैं सभी लोग, तो गण मुक्तेश्वर याद रखेंगे। यहीं पर बता दीजिएगा फरक्का नदी, फरक्का परियोजना किस नदी पर है? फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना किस नदी पर है? फरक्का परियोजना किस नदी पर है? फरक्का परियोजना किस नदी पर है? कमेंट करेंगे। फरक्का किस राज्य में है भी कर दीजिएगा। चलिए तो फरक्का परियोजना देख लीजिएगा। सबसे पहले अब आप किसी ऐसे राज्य का नाम बताइए, आप किसी ऐसे राज्य का नाम बताइए जो स्थलीय और तटीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो उसी में से पश्चिम बंगाल में गंगा कहां पर बैठती है? तो पश्चिम बंगाल में भी ये विशेष ध्यान देंगे। तो पश्चिम बंगाल में है फरक्का परियोजना, किस नदी पर है? गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। चलिए एक क्वेश्चन इधर देख लेंगे, करंट से, करंट से देख लेंगे। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, क्लियर? और भारत में ये देख लीजिएगा, विश्व में बताना है, ये विश्व का हो जाएगा और भारत का बता दीजिएगा। क्लियर? गंगा, हाँ ठीक है, जल्दी कमेंट करेंगे। अभी किसी का नहीं आया? क्या पूछा गया वर्तमान समय में? तो चलिए इधर देखिएगा, मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स, ठीक है, कहां पर? यूएसए में है। कहां पर भैया? यूएसए में। और भारत का कौन सा हो जाएगा? भारत का कौन सा हो जाएगा प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर? बताइएगा प्रथम और द्वितीय। विलंब चल रहे हैं सभी लोग। चलिए इधर देख लीजिएगा, सब सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी यहाँ पर भारत का कौन सा हो जाएगा? आईआईटी मुंबई, आईआईटी, ठीक है। तो बात आती है वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ कौन सी यूनिवर्सिटी होगी? मैसाचुसेट्स। तो भारत पे कौन सी हो गई? आईआईटी मुंबई। क्लियर? और विश्व में आईआईटी मुंबई का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब हो जाएगा 172वां स्थान है। तो भारत में दूसरा कौन है? आईएससी बेंगलुरु, क्या हो जाएगा? आईसीएससी, क्या हो जाएगा भैया? आईएससी बेंगलुरु। क्लियर? दूसरा बेंगलुरु हो जाएगा, इसको विशेष ध्यान देंगे। और पूरे विश्व में बेंगलुरु का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब हो जाएगा 105, लिख दे रहा हूं 185वां। क्लियर है? चलिए पुनः परियोजनाओं पे देखेंगे। चलिए आपको बता देना, सबसे पहले परियोजनाओं से बताना है। तो एक क्वेश्चन आप ये बताएंगे, महानदी पर कौन सी परियोजना है? महानदी पर कौन सी परियोजना है जो विश्व भारत की सबसे पुरानी परियोजना है? महानदी पर कौन सी परियोजना है? महानदी पर कौन सी परियोजना है? सबसे पुरानी ये नहीं रहेगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पुरानी परियोजना हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर ही है। तो महानदी पर कौन सी परियोजना है? तो महानदी, महा से आ जाएगा कोई चीज महंगा उठाइए, और महंगा क्या है? हीरा। तो हीरा कुंड बांध परियोजना याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? हीरा कुंड बांध परियोजना, हीरा कुंड बांध परियोजना। चलते चलेंगे आप लोग, हीरा कुंड बांध परियोजना। चलिए
कमेंट करेंगे आप लोग। हाल ही में किस राज्य ने किसानों से गोबर खरीदने के लिए योजना लागू की? हाल ही में किस राज्य ने किसानों से गोबर खरीदने के लिए योजना प्रारंभ की? हाल ही में किस राज्य ने किसानों से गोबर खरीदने की योजना प्रारंभ की? कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए, रामजी यादव छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही जवाब है। रामजी यादव छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही जवाब है। चलते रहिए। छत्तीसगढ़ सही जवाब। छत्तीसगढ़। चलिए, यहीं पे बता देंगे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था? कमेंट करेंगे। कमेंट करिए। वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहेंगे। वीडियो लंबी चलेगी, उसके बावजूद भी उबेंगे नहीं सभी लोग। बीच बीच में आपको दे दिया जाएगा एनर्जेटिक चीजें। चलते रहिए। क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कब अलग हुआ? अभी किसी का कमेंट नहीं आया। हाँ, 15 नवंबर 2000। शिवानी क्या बोल रही हैं? 15 नवंबर गलत है बेटा। 15 नवंबर गलत है। चलिए, 15 नवंबर गलत है। 2000 प्रवीण सिंह जी, ये सही है। साथ में आपको डेट भी करना है, डेट जरूर याद रखना है। ठीक है, डेट जरूर याद होना चाहिए आपको। चलिए इधर देखिए, अभी किसी का जवाब नहीं आया। कब अलग हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़? तो आपको पता होना चाहिए, 2 नवंबर 2000। ये विशेष ध्यान देंगे। 2 नवंबर 2000। क्लियर? जल्दी जल्दी आप खुद लिखेंगे। 2 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके बाद 9 नवंबर देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से। ये आप बताएंगे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ कब? तो आपका जवाब हो जाएगा 9 नवंबर 2000। उसके बाद देख लेंगे बिहार से। कौन भैया? बिहार से झारखंड। ठीक है, झारखंड। ध्यान दीजिएगा, झारखंड। तो जब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। चलिए, 9 नवंबर 2000। देखिए, ध्यान दीजिए, जो एमपी अलग हुआ है छत्तीसगढ़ से, वो 2 नवंबर को हुआ है। ये क्रम से सभी लोग, ठीक है, 26, 27, 28वां राज्य कहे जाते थे। ठीक है, बाकी आप बता दीजिएगा, जो 29वां राज्य अस्तित्व में आया था, तो वह कब आया था? 29वां राज्य जब अस्तित्व में आया था, तो कौन सा था और किससे अलग हुआ था, कब हुआ था? कमेंट करेंगे। चलते रहे सभी लोग। अभी किसी का नहीं आया। 2 जून 2014। चलिए, शिवानी जी का सबसे पहले आया 2 जून 2014। बेसिक सी बात है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आंखों से गुजरा होगा ये। ठीक है, तो 2 जून 2014 को उनका राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे करंट आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी घोषित की गई है। 3 राजधानी बनाई गई है। जो 3 राजधानी बनाई गई है, वो आपको बताना कौन कौन सी है।
ठीक है, कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा, बाकी तीनों ही आपको याद रखना। न्यायिक राजधानी कौन है? न्यायिक राजधानी कौन है, ये आपको जल्दी कमेंट करना है। ठीक है, चलते रहिए, चलते रहेंगे आप लोग। अमरावती, विशाखापट्टनम, चलिए कुरनूल, बिल्कुल सही जवाब है शिवानी जी का। तो न्यायिक राजधानी याद रखना है कुरनूल, कुरनूल, ठीक है, या कुरनूल, ठीक है। और पहले याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा, अमरावती, अमरावती तो नियर अबाउट सबको पता होगा। फिर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो याद रखेंगे तीनों, देखिए लिख दिया जा रहा है। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1 2 3, तो कुरनूल न्यायिक हो जाएगा, विशेष ध्यान देंगे, या कुरनूल बोलेंगे, ठीक है। और नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, तो अमरावती, अमरावती। फिर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से आपको कमेंट कर देना कि विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो इसकी खासियत क्या है, भारत का सबसे, कमेंट करेंगे, या भारत का सबसे क्या है, इस प्रकार की खास बात इसकी है। चलिए चलते रहे, आप लोग लिंक शेयर करना ना भूलें, लिंक शेयर करना ना भूलें, और ब्राइटनेस कम कर लेंगे, और साथ में स्पष्ट ना दिखाई दे तो उसके बाद भी आप 144 पे देखिए, आवाज क्लियर जा रही होगी, ताकि आप पूरा वीडियो देख सके। हाँ बिल्कुल, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, कैसा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तो चलिए यहीं पे दूसरा क्वेश्चन का जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन का जवाब ये आपको देना है, शिप्री, शिप्री का फुल फॉर्म क्या होगा, शिप्री, शिप्री का फुल फॉर्म क्या होगा, और शिप्री के द्वारा, शिप्री के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा आयातक, हथियार आयातक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हथियार, हथियार आयातक देश, हथियार आयातक देश, आयातक देश पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? चलिए, सऊदी अरब बहुत अच्छा टैंक के रूप में कार्य करता है, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, थिंक टैंक की तरह काम करता है। तो बता देना ये कहाँ की संस्था है, शिप्री, शिप्री, देख लीजिएगा, सबसे पहले सऊदी अरब, दूसरा नीति श्रीवास्तव, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा जवाब देते रहिए सभी लोग पहले, और लिंक शेयर करिए सभी लोग, साथ में लाइक बटन को दबाना ना भूले। चलिए, सऊदी अरब के बाद दूसरा देश अपना भारत है, भारत, ध्यान रखेंगे। फिलहाल ये देख लीजिएगा, ये कब से देखा जाता है, तो 4 वर्षों का देखा जाता है, तो 2015 से 2019 तक का आंकड़ा है, ठीक है। इसके पहले जो भारत में आया था उसकी तुलना में भारत में अब की बार गिरावट ही आई है, ठीक है, गिरावट ही आई है। तो बता दीजिएगा, तो ये आयातक देश था, तो निर्यातक देशों में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, सूरज यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। चलते रहे सभी लोग, जवाब दे अपना अपना। क्या नहीं, चीन गलत जवाब है, चीन नहीं होगा। सबसे पहले आपको केयर क्या करना है, निर्यातक में सबसे पहले स्थान पर कौन आ जाएगा, यूएसए, यूएसए। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका रूस, क्या आ जाएगा, रूस, रूस। चलिए थोड़ा सा यहाँ से दूसरी तरफ ले चलते हैं, तो बता देंगे सबसे पहले यूएसए में कुल राज्यों की संख्या, यूएसए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूएसए का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। कितने राज्य यहाँ पर है, यूएसए में कुल कितने राज्य, कमेंट करेंगे, यूएसए में कुल कितने राज्य, कमेंट करेंगे। ये देख लीजिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम
इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ध्यान देंगे। यूएसए को राज्यों किसका जाता है आप बता देंगे। कनाडा और यूएसए के बीच, कनाडा और यूएसए रेखा माना गया है। कितने अंश अक्षांश रेखा को माना गया है? कमेंट करेंगे सभी लोग। कितने अंश अक्षांश रेखा को सीमा रेखा माना गया है? चलते रहें। अभी कमेंट नहीं आया किसी का? अच्छा आ चुका है, देखिए किसका आया। चलिए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ले लीजिए विकल्प, कुछ लोगों का आ चुका है। चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहले किसका आया? कोई 50 दे रहा है। 50 गलत है। आंसर मौर्य 50 गलत है। अच्छा 50 राज्य दे रहे थे क्या आप लोग? बिल्कुल सही, अगर 50 राज्य दे रहे हैं। जकारी फैसल 7 नहीं भैया, 49 बिल्कुल ये सही जवाब है। 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा की। ये देख लीजिएगा, ये आपकी क्या है? यूएसए। देख लीजिएगा, कनाडा और यूएसए के बीच, 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को, कितना अंश भैया? 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को सीमा रेखा माना जाता है। 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा के साथ 5 झीलें बनाती हैं। तो 5 झीलें कौन सी हैं? तो 5 झीलें कौन सी है? नंबर 1 सुपीरियर, नंबर 2 मिशिगन, कमेंट करेंगे आप लोग, मिशिगन। नंबर 3 यूरोन, नंबर 4 इरी, फिर ओंटोरियो लिख लेंगे सभी लोग। ओंटोरियो नोट करेंगे। अभी अच्छा चलिए, साथ में बता देना, इन्हीं 5 झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? इन्हीं 5 झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक, इन्हीं 5 झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? इन्हीं 5 झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? कमेंट करेंगे। देख लीजिए, बाकी आप लोग परेशान नहीं होंगे। तुरंत आ जा रही है लाइट, इन्वर्टर ऑन हो जा रहा है। अमेजन नहीं, हाँ ये देखिएगा, अंजलि यादव सेंट लॉरेंस, अंजलि यादव सुपीरियर, अमेजन नहीं सेंट लॉरेंस, नीति श्रीवास्तव सेंट लॉरेंस, बिल्कुल सही जवाब है। चलते रहेंगे सभी लोग। चलिए अब बता दीजिएगा, यही कनाडा की बात हुई है तो आपको याद रखने ना, कनाडा में एक खाड़ी है। कनाडा में नाम बता देंगे, कौन सी खाड़ी? कौन सी खाड़ी? ठीक है, तो कौन सी खाड़ी है? जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग। कनाडा में पूछा जाता है, पूछा जाएगा हडसन की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी कहां पर स्थित है? इधर देखिए हडसन, तो हडसन की खाड़ी कहां पर स्थित है? हडसन की खाड़ी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कनाडा। आप बताएंगे कनाडा की राजधानी, ओटावा, कनाडा की राजधानी हडसन। बहुत अच्छा, सबसे पहले जवाब किसका आया था? सूरज यादव जी का। चलिए क्लियर है, चलते रहिए। चलिए, हडसन की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो ओटावा। अच्छा, तो कनाडा में स्थित है। अब बात आपकी आती है, अगर हम बात करें कि ये जो कनाडा है, कनाडा किस कॉन्टिनेंटल का देश है? किस कॉन्टिनेंटल का, किस महाद्वीप का देश है? किस महाद्वीप का देश है? किस महाद्वीप का देश है? ध्यान देंगे, किस महाद्वीप का देश है? हडसन की खाड़ी।
हडसन की खाड़ी। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिया आपने हडसन की खाड़ी कनाडा में, कनाडा किस महाद्वीप का देश है? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। कहां पर भैया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 29 देश हैं। कितने देश हैं? 29 देश हैं। ध्यान दे लीजिए, कितने देश हैं? 29 देश हैं। तो चलिए देख लीजिएगा 29 देश में जो हमने देखा क्या भैया? यूएसए। क्या है? यूएसए। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की 5 झीलें पाई जाती है जिनके क्षेत्रों में क्या सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? मक्का। ठीक है, तो मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? यूएसए में। विशेष ध्यान देंगे, इसी के नीचे आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसी के नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या भैया? मैक्सिको। क्या मिल जाएगा? मैक्सिको। ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिको के पास इस तट पर ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी तट पर एक खाड़ी स्थित है जिसका नाम क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो आपको बताना है कैलिफोर्निया की खाड़ी किस देश में स्थित है? कैलिफोर्निया की खाड़ी किस देश में स्थित है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? मैक्सिको। क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया की खाड़ी कहां पर स्थित है? मैक्सिको। इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका कोई देश नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मध्य अमेरिका 7 देशों का समूह है। याद रखेंगे मध्य अमेरिका में कुल कितने देश हैं? मध्य अमेरिका में देशों की संख्या आपको बताना है। मध्य अमेरिका में देशों की संख्या, मध्य अमेरिका में देशों की संख्या, मध्य अमेरिका में देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? चलिए इसको वाइप ऑफ कर रहे हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। हडसन की खाड़ी, फिर महाद्वीप, किस महाद्वीप में कनाडा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या 29। यहाँ पर देख लीजिएगा खाड़ियां हमने पूछा, जैसे कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो आपका जवाब हो गया मैक्सिको। क्लियर? उत्तरी अमेरिका की बात हुई तो आपको बता देना है रेड इंडियन जनजाति कहाँ की निवासी है। और ये मध्य अमेरिका में देशों की संख्या आपने लिख लिया, कितने हैं? 7। कितने देश हैं? 7। क्लियर? याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। मध्य अमेरिका में देशों की संख्या याद रहेगी 7। चलिए, अब मध्य अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। क्यूबा को क्या कहा जाता है? क्यूबा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, और थोड़ा सा हिंट डाल दिया जाए। चलिए जल्दी करिए आप लोग। चीनी का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, सही जवाब चीनी का कटोरा। अब बता दीजिएगा क्यूबा की राजधानी। क्यूबा की राजधानी, क्यूबा की राजधानी, कमेंट करिए जल्दी। क्यूबा की राजधानी, क्यूबा की राजधानी हवाना। नितेश जी का सबसे पहले आया, सही जवाब है। क्यूबा की राजधानी है हवा, क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी? हवाना। बिल्कुल सही है। तो आगे के क्रम में आप जवाब देंगे। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश सही जवाब है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा। ये विशेष ध्यान देंगे। और साथ में एक चीज आपको ध्यान देना है, चीनी के कटोरा के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्यूबा की राजधानी हवाना। फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत के चीनी को कटोरा का राज्य। ठीक है, अर्थात उत्तर प्रदेश को भी चीनी का कटोरा कहा, चीनी का कटोरा। ये ध्यान देंगे, नियर अबाउट ये बेसिक बातें सबको पता होगी। क्लियर? और अगर पूछ लिया जाए चुकंदर से चीनी कहां पर बनाई जाती है? तो क्यूबा। चुकंदर से चीनी, चुकंदर से चीनी कहां पर बनाई जाती है? तो क्यूबा। तो चुकंदर से एक बात याद आई कि चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? विटामिन। क्या हो जाएगा? विटामिन। क्लियर है?
चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? विटामिन। यहीं पे बता दीजिएगा गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी किसकी वजह से? गुर्दे की पथरी क्या होती है? क्या होती है गुर्दे की पथरी? गुर्दे की पथरी कमेंट करना है, कमेंट करना है, यहीं पर बता दीजिएगा। वैश्विक, वैश्विक गुर्दे की पथरी नोट कर लेंगे सबसे पहले सभी लोग। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट ध्यान दीजिएगा। क्लियर? उसके बाद बता दीजिएगा पित्ताशय में, पित्त की थैली में जो हो जाता है, पित्त की थैली में, पित्त की थैली में पथरी के होने का कारण, थैली में पथरी होने का कारण क्या है? किसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है? कमेंट करेंगे। और यहाँ पर वैश्विक लोकतंत्र, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, सूचकांक लोकतंत्र क्या होता है ऑलरेडी पता, पहले कमेंट करेंगे। किसी का आया? कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट बिल्कुल सही जवाब है। अरे ये बता दीजिएगा पित्त की थैली के कारण, तो आपका जवाब हो जाएगा। किसी का जवाब अभी नहीं आ रहा है? चलिए कोलेस्ट्रॉल, 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 कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ध्यान दीजिएगा कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र क्या होता है आपको पता है? लोकतंत्र क्या होता है? जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है भैया? जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो अभी देखा गया है कि भारत के लोकतंत्र में गिरावट आई है, और ये गिरावट का आकलन कैसे किया जाता है? ये गिरावट का आकलन किया जाएगा नागरिकों की स्वतंत्रता के आधार पर, नागरिकों के स्वतंत्रता के आधार पर। तो सबसे, कमेंट करना सबसे अधिक, ये आपको बताना है, जल्दी कमेंट करें सभी लोग। तो लोकतंत्र की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यानी सबसे अच्छा लोकतंत्र किस देश का माना जाता है? सबसे अच्छा लोकतंत्र किस देश का माना है? कमेंट करेंगे। चलिए किसी का नहीं आया अभी? चलिए इधर देखिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला आपका जवाब हो जाएगा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक पे जो पहला देश प्रथम स्थान पर है वो नॉर्वे। क्या हो जाएगा भैया? नॉर्वे, ये विशेष ध्यान देंगे, नॉर्वे। क्लियर? किसी का आया? अभी नहीं। अंतिम देश बता दीजिएगा, नीचे से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? नीचे से, नीचे से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, और कुल कितने देशों ने भाग लिया? ये आपको पता होना चाहिए। कुल 167 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 167 देशों ने, और 167 देशों में प्रथम स्थान रहा नॉर्वे का, प्रथम स्थान रहा नॉर्वे का, और 167वां स्थान रहा उत्तरी कोरिया का। किसका रहा भैया? उत्तरी कोरिया का, उत्तरी कोरिया। क्लियर? चलिए बता दीजिएगा भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का कौन सा स्थान रहा? कमेंट करेंगे। भारत का कौन सा स्थान रहा? अभी किसी का नहीं आया? नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, अमेरिका नहीं, गलत जवाब है, नॉर्वे रहेगा, नॉर्वे, नॉर्वे। कमेंट करिए जल्दी। चलिए 77 दे रहे हैं, 77 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा 91वां होगा। कौन सा? 91वां। कोई बात नहीं राम जी, अपलोड कर दी जाएगी वीडियो, बाद में देख भी सकते हैं आप।
फिलहाल प्रयास करिए साथ में चलने का, क्योंकि जानते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी होने के बाद अब ऐसे जो लाइव क्लास चलती है ना, ये ऑफलाइन की फीलिंग आती है, जैसे लगता है सभी लोग पास में हैं, एक क्लास की तरह चल रही है बिल्कुल। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आगे इसी प्रकार आपको बताना है। चलिए अब आप देख लीजिएगा, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, यहाँ से हिस्ट्री का एक पार्ट उठा देते हैं, फिर वहां से जितना भी करंट में मिलेगा वह भी आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार ध्यान से चलेंगे और नियर अबाउट हर एक टॉपिक टच किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये कमेंट करना है, यदि हम कह दें मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अकबर, सूरज यादव, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अमित जी कोई बात नहीं, अकबर, अकबर देखिएगा, मेन टारगेट ये है, मेन लक्ष्य ये रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। बाकी आपका कमेंट नहीं आएगा, थोड़ा विलंब भी आएगा तो कोई बात नहीं। अकबर, चलिए तो बात आता है, सही जवाब आप लोगों ने दे दिया अकबर। हम थोड़ा से बात करेंगे मुगल साम्राज्य, किसकी बात करेंगे? मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वह था बाबर। बाबर किसे माना जाता है? बाबर। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम ऑलरेडी आपको पता है, माता का नाम भी पता है, कमेंट करेंगे। ये देख लेंगे, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक था? कमेंट करिए। उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक था? माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम, निगार खानम, कुतलुग निगार खानम। इनका जन्म कब हुआ था? ऑलरेडी आपको पता है, 14 फरवरी, 14 फरवरी 1483 में। तो बता दीजिएगा, यही इन्हीं के समकालीन थे गुरु नानक। कौन था भैया? गुरु नानक, गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? कमेंट करेंगे। फरगना, बिल्कुल सही जवाब। उमर शेख मिर्जा एक छोटी सी विरासत थी जिसका नाम था फरगना। क्या नाम था? फरगना, वहीं का शासक था। तो फरगना की राजधानी क्या थी? फरगना की राजधानी थी आंदीजान। क्या थी? आंदीजान, ध्यान रखिएगा, फरगना की राजधानी क्या थी? आंदीजान, आंदीजान। चौतरफा चलना है आज हम लोगों को। चलिए 1458, शिवानी जी गलत है, 1469 में हुआ था, 1469 में गुरु नानक। गुरु नानक के बाद कौन आते हैं? गुरु अंगद, गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद आएंगे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के बाद आ जाएंगे कौन भैया? गुरु रामदास। गुरु रामदास किसके थे? तो गुरु रामदास जान लीजिएगा कि अकबर के समकालीन थे। और गुरु रामदास के पुत्री को अकबर अपनी बहन की तरह मानता था, और इस कारण गुरु रामदास को, अर्थात उनकी पुत्री को, गुरु रामदास की पुत्री को 500 बीघा जमीन दिया था, 500 बीघा जमीन दिया था, जिसमें ही स्वर्ण मंदिर बनवाया गया है, जिसमें ही स्वर्ण मंदिर बनवाया गया। विशेष ध्यान देंगे, क्लियर। तो अगले गुरु पांचवें आते हैं, गुरु कौन से? गुरु अर्जुन देव। कौन से गुरु भैया? गुरु अर्जुन देव। पुनः हम आते हैं मुगल साम्राज्य पर, पहले बता देंगे गुरु अर्जुन देव। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। किसने भैया? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। ध्यान दीजिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। तो चलिए, सिखों के अंतिम गुरु, सिखों के अंतिम गुरु, अब सिखों के अंतिम गुरु कमेंट करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा, सिखों के अंतिम गुरु। उसके बाद देख लीजिएगा, थोड़ा से चलते हैं मुगल साम्राज्य में। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करना है, जो एग्जाम में बनने की संभावना ज्यादातर रहती है। क्लियर है? चलते रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह, बहुत अच्छा, गुरु गोविंद सिंह थे, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करेंगे बाबर की। तो बाबर ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 8। ठीक है, तो पानीपत का इसका किस नंबर का आक्रमण था? पानीपत का, पानीपत का युद्ध भारत का
बाबर का भारत पर किस नंबर का युद्ध था? बाबर का भारत पे किस नंबर का युद्ध था? कौन सा युद्ध था ये बताना है आपको, कमेंट करेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अंजलि यादव 8 बिल्कुल 8 युद्ध किए थे, तो आपको बताना पानीपत का किस नंबर का था? 5वां। अंजलि यादव सबसे पहले सही जवाब, बिल्कुल 5वां युद्ध था। चलिए यहाँ से उठाते हैं क्वेश्चन। तो 5वां युद्ध था, तो पानीपत का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बाबर vs, आप बताएंगे जीता कौन था? बाबर vs इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। शिवानी 5। हाँ तो ये बताइए बाबर vs इब्राहिम लोदी की बीच जीता कौन भैया? बाबर। तो बात आती है लोदी की, ये कौन सा लोदी? इब्राहिम लोदी। तो बात आती है लोदी, तो लोदी को कौन सा साम्राज्य माना जाता है? प्रथम अफगान साम्राज्य। ध्यान दीजिएगा, कौन सा साम्राज्य माना जाता है? प्रथम अफगान साम्राज्य की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। यानी लोदी वंश को प्रथम अफगान साम्राज्य का श्रेय दिया जाता है। तब अगर पूछ लिया जाए लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी। जब यही दूसरे लहजे में पूछता है कि प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक था, तब कंफ्यूजन होता है। तब भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? जो लोदी वंश का संस्थापक हो वही प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक हो, अर्थात जवाब क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सबसे अधिक समय तक किस शासक ने शासन किया? तो बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने 1451 से लेकर 1487 तक रहा। कुल 36 से 37 वर्ष तक इसने युद्ध किया। 36 से 37 वर्ष तक, ध्यान दीजिएगा, 1451 से 1487 तक रहा। नेतृत्व, पैदल सेना का नेतृत्व किसने किया? पैदल सेना का नेतृत्व किसने किया? अभी किसी का नहीं आया। पैदल सेना का नेतृत्व कमेंट करेंगे, पैदल सेना का नेतृत्व किसने किया? पैदल सेना का नेतृत्व किसने किया? देंगे, पैदल सेना का नेतृत्व किया था हुमायूं ने। कमेंट किसी का आया नहीं? हुमायूं बिल्कुल सही जवाब है, हुमायूं। क्लियर? हुमायूं। क्लियर? अब आपको बताना है, इसके दो तोपची थे। पैदल सेना का नेतृत्व हुमायूं ने किया, तो बाबर के दो तोपची थे। तोपची का नाम बताना है, दो दो तोप चलाने वाले थे, वह कौन थे? बाबर ने इस युद्ध में एक युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। युद्ध प्रणाली पानीपत में, ध्यान दीजिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये जरूर लिखे रहेंगे, पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। तो आपको डेट तो पता होगी, 21 अप्रैल 1526। सबसे पहले क्या पूछा गया? मुस्तफा अली और उस्ताद अली, बहुत सही, बिल्कुल। जो दो तोपची थे उनका नाम क्या था? तो मुस्तफा अली, मुस्तफा अली, उस्ताद अली, सही जवाब। तो इसी क्रम में आपको बता देना है दो तोपची। तो अब आपको ध्यान दे लेना है कि बाबर युद्ध लड़ चुका, ठीक है, पानीपत का, तो इसमें जो विजय का श्रेय जाता है वो तोपचियों को विशेष जाता है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, तो इसमें एक प्रणाली अपनाई थी, उस प्रणाली का नाम क्या था? उस प्रणाली का नाम क्या था? उस प्रणाली का क्या नाम था, ये आपको बताना है। अभी किसी का नहीं आया? चलिए, क्या लिख रहे हो बेटा? तुलगमा, चलिए, बिल्कुल तुलगमा। तुलगमा युद्ध प्रणाली थी, विशेष ध्यान देंगे, तुलगमा युद्ध प्रणाली थी। इससे बाबर ने यह किससे सीखा था? युद्ध प्रणाली किससे सीखा था? तुलगमा युद्ध प्रणाली बाबर ने किससे सीखा था? कमेंट करना है। तुलगमा, हाँ बिल्कुल, तुलगमा या तुलगमा सेम बात है बेटा, चलते रहिए। किससे सीखा था? चलिए इधर देखिए, अभी कमेंट नहीं आ रहा। उज्बेगों से। किससे भैया? उज्बेगों से। उज्बेगों से, किससे? उज्बेगों से। ये ध्यान का प्रथम युद्ध जीत लिया,
तो यह अपने देश काबुल यानी काबुल जाने के बाद तो इसने जितने भी सरदार थे और काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के बंटवाए थे। इस कारण पानीपत के युद्ध के बाद इसे एक उपाधि मिली थी, कलंदर की उपाधि पाई थी, कलंदर की उपाधि। क्लियर है? कलंदर की उपाधि, कलंदर की उपाधि ध्यान दीजिए। अच्छा आया है, सूरज यादव सबसे पहले जवाब दिए हैं कलंदर। उसके बाद आप ये देखेंगे तो पानीपत के में कलंदर की पाई, उसको एक उपाधि मिली थी पादशाह बादशाह की थी। कौन सी? पादशाह, पादशाह, बादशाह। तो पादशाह और बादशाह की उपाधि से मिली। तो बता दीजिएगा पादशाह और बादशाह की उपाधि कब पाया था? यह किस युद्ध के बाद? किस युद्ध के बाद? बादशाह या बादशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद पाया? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये पाया था 1504 में काबुल विजय के बाद। काबुल विजय, तो काबुल विजय कब प्राप्त किया? 1504 में काबुल विजय। 1504 में ही आगरा की स्थापना हुई थी। 1504 में आगरा की स्थापना हुई थी। आगरा की स्थापना हुई थी, की स्थापना हुई थी। बता देंगे आगरा की स्थापना किसने किया था? आगरा की स्थापना किसने किया था? आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी। सूरज यादव शिवानी, सिकंदर लोदी बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर, क्या भैया आपने लिखा? सिकंदर लोदी, लोदी वंश का सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में क्या किया था भैया? आगरा की स्थापना किया था। क्लियर? आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। क्लियर? सिकंदर बिल्कुल सही जवाब है। चलते रहेंगे तो आगे की क्रम में ध्यान देंगे। अब देख लीजिएगा दूसरा युद्ध होगा। दूसरा युद्ध होगा तो दूसरा युद्ध क्यों होता है पहले ये देख लीजिएगा। खानवा का युद्ध इसे कहते हैं, खानवा का युद्ध, या इसी को कहते हैं कनवाहा। क्या बोलेंगे? कनवाहा का युद्ध। तो कनवाहा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में, तो 1527 में हुआ था। तो एक चीज आपको विशेष ध्यान देने वाली ये है, 1527 में जब युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन था? तो सबसे पहली बात आती है कि जो खानवा के शासक थे, कौन थे? कमेंट करेंगे सभी लोग। राणा सांगा अर्थात राणा संग्राम सिंह। इन्होंने इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए बाबर को न्योता दिया था। और बाबर को कौन बुलाया था? इब्राहिम लोदी का चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? आदम खान लोदी। क्या था भैया? आदम खान लोदी। पंजाब का गवर्नर था, ध्यान दीजिएगा, आदम खान लोदी। और साथ में किसने बनाया था? तो खानवा के शासक राणा सांगा, राणा सांगा। ये समझौता हुआ था कि इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे, लेकिन युद्ध के बाद साथ नहीं देते हैं तो अगला युद्ध ये किसके ऊपर कर देगा? बाबर राणा सांगा के ऊपर। राणा सांगा के ऊपर जो युद्ध होता है वह कब होगा भैया? 1527 में। और इस युद्ध में कौन कौन रहेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा बाबर, बाबर और किसके बीच हो जाएगा? बाबर साथ में PS राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। क्लियर? इन दोनों के बीच युद्ध होगा, इन दोनों के बीच युद्ध होगा जिसमें बाबर विजयी होगा। ठीक है, बाबर विजयी होगा और राणा सांगा पराजित होते हैं। क्लियर? राणा सांगा पराजित होंगे। तो आपको यहाँ पर एक बात ये बताना है, राणा सांगा जब पराजित हो गए तो आप एक चीज ये कमेंट करिएगा कि राणा सांगा इस युद्ध को चाहते थे तो कौन दो लोगों ने, इन्हीं के सरदार ने विष दे दिए थे। ठीक है, कमेंट करना है। आदम खान लोधी। चलिए बिल्कुल अंजलि जी सही है बेटा, आगे चलिए। लेकिन क्या नाम था? आगे के क्रम में अगला युद्ध होगा जो इन्हीं के मित्र रहते हैं, इन्हीं के मित्र रहेंगे, जिसका नाम क्या रहेगा? मेदिनी राय। मेदिनी राय। तो मेदिनी राय से भी युद्ध होगा और मेदिनी राय से जो युद्ध होगा वह बाबर का किस नंबर का युद्ध हो जाएगा? सातवां युद्ध होगा। देख लीजिएगा, ये छठवां हुआ फिर सातवां हो जाएगा। जो होगा कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध।
चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का शासक कौन था? राणा संग्राम सिंह के मित्र मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है कनवाहा या खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह की तरफ से लड़े थे। इस कारण अगला युद्ध होगा चंदेरी का युद्ध, जो होगा 1500 कब होगा? ये एक पॉइंट 1527, फिर ये 1528, बिल्कुल सही 1528। तो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। तो जवाब हो जाएगा किसके किसके बीच? बाबर वीएस मेदिनी राय। बाबर वीएस मेदिनी राय। क्लियर? मेदिनी राय का साथ दिया था अफगानों ने। मेदिनी राय का साथ दिया था अफगानों ने, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस युद्ध में भी कौन विजयी होगा? बाबर वीएस मेदिनी राय, बिल्कुल सही जवाब है, बाबर विजयी हो जाएगा, बिल्कुल। तो अगले क्रम में हम आएंगे, अगला जो युद्ध होगा वह होगा 1529 में। 1529 में मेदिनी राय का साथ किसने दिया था? अफगानों ने। कौन दिया था भैया? अफगानों ने। तो अगला युद्ध जो होगा वह कौन सा रहेगा? तो घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध यह ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। कब हुआ था? तो 1529 में। चलिए बता देंगे किसके किसके बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, कमेंट करेंगे। पंद्रह जनवरी क्या लिख रहे हैं आप? 1525 में। 1525 में किस युद्ध को आप बताना चाहते हैं? गलत है ये। 21 अप्रैल 1526 को उसका पांचवा युद्ध हुआ था पानीपत का। उसके बाद क्रम से हुआ है, आपको याद रख लेना। पानी पिया, पानी पिया, एक कोड याद रख लीजिएगा सभी लोग। पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चना चबाया, चना चबाया, घर गया, घर गया। ठीक है, बाकी अगर आपको ये जानना है कि उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया या भारत पहली बार कब आया, तो 1518-19, 1518-19 के समथिंग ध्यान देंगे आप लोग। बाकी ये आप ध्यान देंगे, पानी पिया तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये शुरू होगा 1526। फिर ये देख लीजिएगा, खाना खाया तो खानवा 1527। फिर उसके बाद चना चबाया अर्थात चंदेरी, ये कब आ जाएगा? 1528। फिर उसके बाद घर गया से घाघरा, क्लियर, और ये 1529। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। बाबर की मृत्यु हो जाएगी। बाबर की मृत्यु कब होगी? 1530 में। ध्यान से देखिए, नहीं नहीं, चलते रहिए आप सभी लोग। चंदेरी 1525 में नहीं हुआ था, गलत है। 27 याद रखिए, 27 ये क्रम से है, 1526, 27, 28, 29। पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, चना चबाया, घर गया, ये ध्यान देंगे। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? कमेंट करेंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में। 1530 में, 1530 में। सूरज यादव 1530। अच्छा, अब बता दीजिएगा, बाबर की बेटी अर्थात हुमायूं की बहन लिखती है कि मेरे पिता की मृत्यु किसके मां के द्वारा भिजवाए गए विष के कारण होती है। ठीक है, किसके मां के कारण? किसके मां के द्वारा भिजवाए गए विष के कारण होती है। भिजवाए गए विष के कारण होती है। विष के कारण होती है। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुलबदन बेगम नाम था, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन हाँ, अंजलि यादव कहा गया है इब्राहिम लोदी के, बिल्कुल सही जवाब है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन भैया? इब्राहिम लोदी के मां के द्वारा भिजवाए गए विष के कारण होती है। तो बात आती है, इब्राहिम लोदी के मां के द्वारा भिजवाए गए विष के कारण होती है। थोड़ी सी बात बताइएगा, बाबर की आत्मकथा का नाम,
बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? नाम कमेंट करेंगे सभी लोग। बाकी लोग कहां चले गए, थक गए क्या? जल्दी कमेंट करिए। तुझके बाबरी, बहुत अच्छा। तुजुक ए बाबरी बिल्कुल सही जवाब है। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। अच्छा ठीक है, तो बाबर थोड़ा सा समाप्त किए हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा करंट देख लेंगे आप लोग। कितने लोगों का है? बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बता दीजिएगा, भारत अब की बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, परिषद में भाग लेने वाला कुल कितनी बार सदस्य हो चुका है? कुल कितनी बार सदस्य हो गया, अर्थात अब की बार जो नंबर आएगा किस नंबर का रहेगा भारत। और साथ में बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल कितने सदस्य होते हैं? 8। सूरज यादव बिल्कुल सही जवाब है। कुल 8वीं बार अब की है, 8वीं बार अब की है, यानी कुल 8 बार हो गया, 8वीं बार अब की है। और इसका जो कार्यकाल रहेगा वह कब से कब तक रहेगा, ये आप याद रखेंगे। 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक, 2022 तक। ठीक है, इसमें दो प्रकार के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, दो प्रकार के सदस्य होते हैं। कैसे कैसे? तो आपका जवाब हो जाएगा, ये दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं अस्थायी और एक होते हैं अस्थायी। तो अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल रहेगा, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल वह 2 वर्ष का होगा। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा भैया? 2 वर्ष का होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का होगा। तो आपको बता देना है अस्थायी, अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं। अस्थायी सदस्य में देशों का नाम बताना है, अस्थायी सदस्यों में देशों का नाम, और कुल कितने सदस्य होंगे यह भी पहले ये बता दीजिएगा। अस्थायी सदस्यों में देशों के नाम 5 अस्थायी, बहुत अच्छा। अस्थायी देश हैं 5, सही जवाब। कितने देश है? 5 देश। बताना है कौन कौन से। शुरू करिए बड़े बड़े देशों के नाम जो ज्यादातर सुर्खियों में रहते हैं। कमेंट करें जल्दी जल्दी। यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, 4 ही तो हुए शिवानी जी, एक कहां चला गया? अपने मित्र देश को छोड़ दे रही हैं आप। हाँ ये देखिएगा सूरज यादव, चीन, अमेरिका, रूस, लीजिएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा अमेरिका, रूस, चीन, फिर आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, फ्रांस। क्लियर? चलिए चलिए बता दीजिएगा अमेरिका की राजधानी, ये तो बेसिक सा सबको पता होगा, क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म बोलेंगे सभी लोग, डीसी का फुल फॉर्म। ठीक है। दूसरा रूस, रूस की राजधानी मॉस्को। चीन, चीन की राजधानी बीजिंग। ब्रिटेन, ब्रिटेन लंदन। फ्रांस, पेरिस, पेरिस। फ्रांस, पेरिस। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, बिल्कुल। शिवानी बहुत तेजी से लिखने के चक्कर में गलत लिख दे रही हो बेटा, स्टीकर कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया लिखिए अच्छे से। चलिए पेरिस, बहुत अच्छा। चलिए इसमें से बता दीजिएगा लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन किस नदी के तट पर स्थित है?
लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? फिर बताएंगे पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन, पेरिस। चलिए बताइएगा। थेम्स, 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 बहुत अच्छा। और सीन बिल्कुल सही जवाब है। तो लंदन, लंदन किस नदी के तट पर हो जाएगा? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भैया? लंदन। थेम्स नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? थेम्स नदी के तट पर। फिर उसके बाद आ जाता है पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पर? तो पेरिस आपका आ जाएगा सीन नदी के तट पर। क्लियर? बता देंगे। इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर? बर्लिन किस नदी के तट पर? बर्लिन किस नदी के तट पर? कमेंट करेंगे। रामजी टेम्स। चलिए रोम बताना है। रोम बताइए सबसे पहले। रोम बताइए। बर्लिन स्प्री। बर्लिन स्प्री नदी पर बिल्कुल सही जवाब। तो रोम किस नदी के तट पर हो जाएगा? रोम किस नदी के तट पर? टाइबर। टाइबर या टर्बन, ध्यान दीजिएगा, टाइबर। क्लियर? ब्राजीलिया, ब्रासीलिया किस नदी के तट पर? तो आपको पता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में नदी बहती है जो अपवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है जिसका नाम? क्या है? अमेजन। क्या नाम है? अमेजन। ये अमेजन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अमेजन। क्लियर? चलिए अब आप बता दीजिएगा कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? जितने भी तट वाले बनने वाले क्वेश्चन है देख लीजिएगा, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद बता दीजिएगा नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। फिर बता दीजिएगा उज्जैन किस नदी के तट पर। देख लीजिएगा, ए बी डाल दीजिएगा ताकि समझ में आए क्या लिखे हैं आप, ए बी सी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन, उज्जैन। क्लियर? उसके बाद आपको ये बता दीजिएगा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप किस नदी के? बी ताप्ती। गलत है, गलत है। किसका है बी ताप्ती? सूरज जी। विकल्प वाला टेस्ट रहेगा भैया अगले संडे को। हाँ भैया बिल्कुल। बी नर्मदा। नर्मदा कौन दे रहा? विकास जी। क्या कर रहे हैं आप लोग? गलत है, नासिक है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? एक निषाद जी का आया हुगली। ए बी सी ये जरूर डाल दिया करिए। बाकी हुगली पहला जवाब दिए हैं, कोलकाता सही जवाब है। ठीक है, हुगली, ये हुगली है, बिल्कुल सही है। क्या? हुगली। दूसरा बात आती है नासिक। नासिक किस नदी के किनारे है? क्या जवाब हो जाएगा? अभी किसी का नहीं आया, किसी का जवाब नहीं आ रहा। ये लिखिएगा गोदावरी। किस नदी के तट पर है? गोदावरी। चलिए कोई बात नहीं। अगला चीज आपको ध्यान देना है, मुंबई, मुंबई, मुंबई। अच्छा, मुंबई नासिक स्थिति ये कहना चाह रहे हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा। क्या जाएगा? क्षिप्रा। विशेष ध्यान दीजिएगा। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? कमेंट करेंगे सभी लोग, व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? कमेंट करेंगे जल्दी सभी लोग। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? व्हीलर द्वीप को क्या कहा जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप। महानदी। निषाद जी गलत है। एबीसीडी जरूर डालिए। महानदी गलत है, व्हीलर द्वीप पूछा जाता है। चलिए लिखिएगा ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। किस नदी के मुहाने पर? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। कोई बात नहीं, यहां पर गलती कर लीजिए, एग्जाम में किसी प्रकार की गलती ना होने पाए। इस और ये विशेष ध्यान देंगे, वीडियो केवल ये जो रहेगी महामैराथन वाली, ये केवल लाइव ही रहेगी।
क्लियर? आगे चलिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, देख लीजिएगा एक करंट आया, वहां से क्वेश्चन बताया गया, उसके बाद हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप इधर ध्यान देंगे सभी लोग। तो सबसे पहले अभी आपने बाबर देखा था, तो बाबर के बाद उनके पुत्र आते हुमायूं। कौन आते भैया? हुमायूं। और बाबर हुमायूं को यह समझा रखा था, जब यह शेरशाह सूरी से मिला था, इसने बोला था यह एक चालाक अफगान है, इससे सतर्क रहिएगा। ठीक है, बाद में ये आप देख लीजिएगा हुमायूं। तो सबसे पहले बात आती है हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। ठीक है। अच्छा एक चीज आपको बताना भूल गए, तो बाबर का मकबरा कहां पर है, ऑलरेडी आप सबको पता होगा। ठीक है, तो बाबर का मकबरा कमेंट करेंगे साथ में, सभी मकबरा भी हम साथ में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। तो आपको बताना हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? कमेंट करेंगे। नामा किसने लिखा? गुलबदन। पहले आया विकास जी का, विकास निषाद। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। गुलबदन बेगम किसने लिखा भैया? गुलबदन बेगम सही जवाब है, गुलबदन बेगम। चलिए तो बात करते हैं अब हुमायूं की। तो हुमायूं का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, बाकी 1533 में भी युद्ध होता है, 1530 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 1530 में गद्दी पर बैठेगा। तो बात आती है, तो हुमायूं का जो युद्ध हुआ इंपॉर्टेंट हुआ 1539 बीएस, बताएंगे किसके बीच हुआ था? हुमायूं और किसके बीच हुआ था? कुंवर सिंह। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा सा स्पष्ट लिखा जाएगा, थोड़ा सा हम सोचे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए रफली लिख रहे थे, कोई बात नहीं। हुमायूं और शेरशाह सूरी, बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, अभी शेरशाह सूरी के बारे में भी देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं। तो बात आती है हुमायूं तो पराजित तो होता है, लेकिन पूरी तरीके से पराजित नहीं हो पाता है। ठीक है, पूरी तरीके से पराजित नहीं। ठीक है, तो देख लीजिएगा भागते हुए हुमायूं की का नाम क्या था? और साथ में आपको यह भी याद रखना कि उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे, चमड़े के सिक्के चलवाए थे, चमड़े के सिक्के चलवाए थे। चलिए किसका आता है? निजामुद्दीन चिश्ती, सूरज यादव का, निजामुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन चिश्ती, भिश्ती लिखेगा, निजामुद्दीन भिश्ती। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा हुमायूं ने इसे एक दिन या आधे दिन की बादशाहत सौंपी थी, तो उस पीरियड में इसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो बनता है कि मध्यकाल के इतिहास में थे। निजामुद्दीन औलिया कौन लिख रहा है? सीमानी, निजामुद्दीन औलिया गलत है, ये क्या लिख रहे हैं आप? हाँ एक दिन का राजा था, बिल्कुल। हाँ सूरज जी, आप अपने मन के राजा हैं, उसी प्रकार वह एक दिन का राजा बना था भारत का। ठीक है, मुगल साम्राज्य के समय। बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए। निजामुद्दीन भिश्ती, क्लियर। तो देख लीजिएगा फिर उसके बाद शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या करेगा भैया? ये बहादुर के साथ बहुत ही चालाक भी था, बहादुर के साथ ये बहुत चालाक भी था, इसको भी विशेष ध्यान देंगे। तो अगला युद्ध होता है बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बेलग्राम, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करेंगे। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करेंगे। तो आप ये विशेष ध्यान देंगे किसके किसके बीच हुआ था, तो जवाब हो जाएगा हुमायूं और किसके बीच भैया? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। चलिए 1540 में, बहुत अच्छा मल्लाह था, अब्बास। 1540, तो ये आपको ध्यान देना है, हुमायूं पराजित हो जाते हैं और यह एक चाल का चलता है
रात्रि के समय महिलाओं को भेजकर, औरतों को भेजकर हुमायूं की सेनाओं में मदिरा सेवन करा देता है। सभी लोग मदिरा पी के मस्त हो जाते हैं। मदिरा पी के डांस होगा, युद्ध नहीं। मदिरा पी के क्या होगा आप भी समझ लीजिएगा। मदिरा पीने के बाद क्या फीलिंग आएगी। वो तो मस्त थे। अब मस्त होने के बाद युद्ध किसके पक्ष में रहेगा, तो शेरशाह सूरी के। और कब हुआ, सबका जवाब आ गया था, 1540, बिल्कुल सही था। क्लियर। इसी बीच में देख लीजिएगा, यह भाग जाता है और भाग कर किसी तरीके से अपनी जान बचाता है। और इस समय इसकी पत्नी, अपनी पत्नी को अपने एक मित्र राणा बीरसाल, क्या नाम था, राणा बीरसाल के यहाँ छोड़ देता है। क्या नाम था भैया, राणा बीरसाल। नाम याद रखेंगे, राणा बीरसाल। तो राणा बीरसाल के महल में ही इसका जन्म होता है, इसके पुत्र। और इसके पुत्र का नाम आपको पता है, इसका जन्म होता है अकबर का। बताएंगे कब अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म होता है, कमेंट करेंगे सभी लोग, कब होता है, कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए, माही बेगम, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सही जवाब है। आगे चलिए, लेकिन जो पूछा गया उसको बताइएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले शिवानी का 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 कहां पर हुआ था, तो राणा बीरसाल के महल में। अकबर को रिमूव करके अब देखेंगे हम थोड़ा सा किसके बारे में। 15 अक्टूबर 1542 नोट कर लेंगे, थोड़ा सा वाइप ऑफ जल्दी कर दिया जाता है ना। तो 15 अक्टूबर 1542 बिल्कुल सही जवाब है। अब हम देखेंगे थोड़ा से अकबर के बारे में। अकबर, तो अकबर का जन्म आप, सॉरी, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा द्वितीय अफगान साम्राज्य, बीच में द्वितीय अफगान साम्राज्य, द्वितीय अफगान साम्राज्य। क्लियर। तो बात आती है द्वितीय अफगान साम्राज्य की। तो द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ठीक है। अब शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद। क्या नाम था भैया, फरीद। ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद। ठीक है। शेरशाह सूरी की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वह कहां पर हुई थी, किस जगह, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। और इसी को कहा जाता है पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज। और मदरसे का नाम जहां पर इसकी शिक्षा दीक्षा हुई, शिक्षा दीक्षा जहां पर हुई, मदरसे का नाम, मदरसा कौन सा था, फरीद। चलिए, बहुत अच्छा। फरीद बिहार, गलत जवाब, बिहार नहीं। सूरज यादव, जौनपुर। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, जौनपुर। क्या भैया, जौनपुर। जौनपुर के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जौनपुर का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। शिक्षा बीबी मदरसे, बीबी बेगम मदरसे में हुआ था। बीबी बेगम मदरसे में इसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। ध्यान दीजिएगा, कमेंट नहीं आ रहा है। क्लियर है। आंचल मौर्य, जौनपुर, बिल्कुल सही है। देखिए, इसको वाइप ऑफ किया जा रहा है। तो इसके पिताजी ने 4 शादियां कर ली थी और ये सबसे बड़ी वाली माँ का बेटा था। इस कारण इसे प्रेम जो है कम मिल पाता था, तो ये विक्षुब्ध हो गया था और ये यहाँ से चला जाता है। क्लियर। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये चला जाएगा भैया कहाँ, बिहार। अब जब बिहार शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद चला जाएगा, फिर किसी के यहाँ नौकरी कर लेगा, कोई सूबेदार रहेगा। सूबेदार का नाम कमेंट करना है। बिहार के किस सूबेदार के यहाँ ये नौकरी कर लेगा, कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्या। मलिक सरवर किन्नर। अच्छा, जौनपुर का वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, तो मलिक सरवर किन्नर था भैया। ध्यान दीजिएगा, मलिक सरवर किन्नर, मलिक सरवर नाम था उसका।
किन्नर था, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ बहुत अच्छा, लोहानी जिसने कहा कि द्वितीय अफगान साम्राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था भैया, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी कहां पर चला गया, तो आपका जवाब प्रथम अफगान साम्राज्य मैंने बताया, आपको याद होगा बहलोल लोदी। तो यह बिहार चला जाता, किसके यहाँ नौकरी कर लेगा, तो बहार खां लोहानी के यहाँ। किसके यहाँ भैया, बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर लेगा। क्लियर, बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर लेगा। थक चुके हैं क्या सभी लोग, अभी तो भाई शुरू हुई है पार्टी, अभी करंट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। बहार खां लोहानी के यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा, यह एक शेर को मार देता है, ठीक है, यह एक शेर को मार देता है और निहत्थे मारता है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन, ये शेरशाह सूरी, ठीक है। तब उसके बाद बहार खां लोहानी ने इसे एक उपाधि दी थी, शेर खां। क्या नाम दिया था, शेर खां। और जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता तब इसका नाम पड़ता है शेरशाह सूरी। क्या पड़ेगा भैया, शेरशाह सूरी। क्लियर है, आपको बताना है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था, शेर खान को, शेर खां कहिए, क्योंकि बैरम खां तो अकबर का संरक्षक था ना। चलिए जल्दी करिए, बिल्कुल। शिवानी का जो कलिंजर का युद्ध, कौन सा युद्ध था भैया, कलिंजर का युद्ध था। कलिंजर का युद्ध कब हुआ था, कलिंजर का युद्ध कमेंट करेंगे, 1545 में, ठीक है। यह युद्ध इसके पक्ष में तो रहा, लेकिन इस युद्ध में बारूद फट जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। बारूद फट जाने के कारण, फट जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर बिल्कुल सही है। तो सभी लोग थक चुके हैं भाई, क्या बात है, देखिए कालिंजर, थक गए हो तो कमेंट करिए। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, जो ये माइंड है हमारा, ये किस प्रकार से थकता है, ये मशीन नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरी प्रकार की मशीन है। ये किसी विशेष कार्य को एक बार लगातार करते हुए थक जाता है। जैसे जैसे अगर आप सपोज दैट जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते जो है एक समय ऐसा है, आप पूरी तरीके से अब लग रहा है आपको आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, पूरी तरीके से आपका माइंड जो डेड हो चुका है, थक चुका है पूरी तरीके से। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, होता क्या, देख लीजिएगा उसी समय यदि आप कोई सॉन्ग सुनने लगते हैं या कुछ अदर सब्जेक्ट उठा लेते हैं, तो आपका माइंड पुनः तरोताजा हो जाता है। यह थकता है एक विशेष प्रकार से, ठीक है, ये विशेष ध्यान दीजिए। बिल्कुल चलते रहिए सभी लोग, क्लियर है। तो ये हमारा जो माइंड है, बता दीजिएगा, ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन कितना है, बता देंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे। मस्तिष्क, अमित प्रजापति क्या लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चलते रहिए आप लोग। क्या पूछा गया, मस्तिष्क का वजन आपको बताना है, मस्तिष्क का वजन। देखिए मस्तिष्क का वजन क्या कितना होता है, कमेंट करें सभी लोग। हाँ बहुत अच्छा, सबसे पहले है सूरज यादव जी का 1400 ग्राम, बिल्कुल 1400 ग्राम, ये नियर अबाउट होता है 1400 ग्राम। तो कभी कभी आपका आंसर 1350 बनता है, ये भी माइंड में रखिएगा, क्लियर है। चलिए बातें मत करिए आपस में सभी लोग, कमेंट करते रहे। हाँ अब एक कमेंट करें कि क्लास अभी जो है किस टॉपिक पे और ले चले, यदि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको तो। ठीक है अमित प्रजापति जी, बिल्कुल बिल्कुल, इतना जवाब दे सकते हैं आप।
हाँ बिल्कुल, आप लोग ये कमेंट ये करिए कि क्लास अभी चलाई जाए। तो चलिए हम आगे ले चलते हैं, अभी कमेंट देखा जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता अकबर, क्या आ जाएगा भैया? अकबर। बोर हो गए हैं तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दें। अकबर, अकबर। चलिए तो अकबर की बात करते हैं। इनका जन्म आपने देख लिया, तो बात आती है कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? शिशु अवस्था में। किस अवस्था में? जब ये शिशु था, ठीक है। इस अवस्था में कौन था? फिर जब ये थोड़ा से अल्पवयस्क होता है, किशोरावस्था में आता है, तब कौन था? कमेंट करेंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल, तब ठीक, अभी चलेगी बिल्कुल। अमित प्रजापति, इंग्लिश ग्रामर। अच्छा भैया। बैरम खां, पहले वाले का ऑप्शन आपका होगा मुनीम खां। क्या हो जाएगा? मुनीम खां, मुनीम खां। और ये क्या हो जाएगा किशोरावस्था में? इसका क्या हो जाएगा जवाब आपका? बैरम खां, बैरम खां। क्लियर? बैरम खां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था, कहां पर हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलनौर में। कहां पर हुआ था? कलनौर में। किस नदी के तट पर? तो आपका जवाब हो जाएगा काली नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? काली नदी के तट पर, काली नदी के तट पर। क्लियर? काली नदी के तट पर हो गया। बहुत अच्छा। किसने किया था ये आप कमेंट करेंगे। काली, बहुत अच्छा। आपको बताना किसने किया था काली नदी के तट पर, ये सही जवाब है। किसने किया था कमेंट करना है। बैरम खां, बहुत अच्छा। बैरम खां को तब इसने एक उपाधि दी थी, कौन सी थी? बैरम खां को उसी समय अकबर ने एक उपाधि दी थी। हाँ 1556 में, बिल्कुल सही जवाब है। 1556 में, 1556 में ही मृत्यु हो जाती है किसकी? हुमायूं की। इस पुस्तकालय से गिरकर। तो आपका जवाब हो जाएगा दीन पनाह। एक क्वेश्चन आपको बताना, दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने किया? दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने किया? दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने किया? अच्छा, बहुत अच्छा। बैरम खां को क्या उपाधि दिया था? तो सही जवाब है खान ए खाना, खान ए खाना, खान ए खाना। क्लियर? खान ए खाना। क्या पूछा गया था? दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने किया? सूरज यादव, हुमायूं। बिल्कुल सही जवाब है। किसने किया था भैया? हुमायूं ने ही किया था। इतिहासकार लिखते हैं हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन इसके कितना बड़ा अभागा कोई नहीं था। यह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। किस पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी? तो जवाब हो जाएगा दीन पनाह। हुमायूं एक ऐसा शासक था दिल्ली सब मुगल साम्राज्य का, ध्यान दीजिएगा, हुमायूं एक ऐसा शासक था मुगल साम्राज्य का जो सप्ताह के 7 दिन में, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहन के आते थे। 7 रंग के कपड़े पहन के आते थे, मतलब प्रत्येक दिन अलग, क्योंकि यह ज्योतिष विज्ञान में इसका मानना काफी ज्यादा था। चलिए चलते रहेंगे सभी लोग। अब आपको बता देना है, थोड़ा सा इधर देखिएगा, इससे रिलेट है इसलिए इसको लिख रहा हूं। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? पूर्वगामी किसे कहा जाता है और अग्रगामी किसे कहा जाता है? अग्रगामी। ये हुमायूं से रिलेट है, जल्दी करेंगे। लिंक आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बेल बजाना ना भूलें,
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए कल के लिए 10-10 पे तैयार रहेंगे आप लोग। चलते रहिए, अभी किसी का आया नहीं। देख लीजिएगा ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं, अग्रगामी किसे कहते हैं। ये देख लीजिएगा अग्रगामी हो जाएगा जो आगे बनाया हुआ है, ठीक है। हुमायूं के मकबरा, बहुत अच्छा, ये सबसे पहले आ गया हुमायूं के मकबरे को, सही जवाब है हुमायूं के मकबरे को। और ये क्या है भैया, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, किसका मकबरा, बीबी का मकबरा। एक चीज आपको ध्यान देना है, जो हुमायूं का मकबरा इसे क्या कहते हैं और ताजमहल को क्या कहते हैं, किसका मकबरा, ऑलरेडी ये तो सबको पता होगा। तो मुमताज है मेरे ख्वाबों की, ऑलरेडी पता होगा ना, मुमताज महल और किसका, शाहजहां, ठीक है। तो बीबी का मकबरा, तो बीबी के मकबरा को क्या कहा जाता है, इसे काला ताजमहल कहा जाता है। कैसा ताजमहल, काला ताजमहल। और हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है, किसी ने दिया। चलिए अभी किसी का नहीं आया। तो हुमायूं के मकबरे को क्या कहते हैं, विशेष ध्यान देंगे आप लोग। हुमायूं के मकबरे को क्या कहते हैं, एक वफादार पत्नी का महबूबनामा, एक वफादार पत्नी का महबूबनामा, क्या बोलेंगे, एक वफादार पत्नी का महबूबनामा। जबकि बीबी के सॉरी ताजमहल को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा एक वफादार आशिक का सिराज, एक वफादार आशिक का सिराज। चलिए आप बता दीजिएगा, ताजमहल जो मकबरा है वो आपको ऑलरेडी पता है, शाहजहां किसके लिए बनवाए थे, मुमताज जी के लिए ना। मुमताज, मुमताज की मृत्यु कैसे हुई थी, ऑप्शन ए कंठ रोग, ऑप्शन बी कंठ रोग, ऑप्शन बी प्रसव पीड़ा, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी कोरोना। चलिए कोरोना सही है ना, हाँ बिल्कुल। चलिए जवाब दीजिए, जल्दी करिए, तो मस्ती के लिए आप लोग बोर हो गए होंगे। 3 ऑप्शनों में आंसर दीजिए। हाँ एक वफादार लिखिएगा, कौन बेवफा, हाँ ठीक है, चलते रहिए, सही है। हाँ सूरज यादव जी, ऑप्शन बी प्रसव पीड़ा, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ठीक है। प्रसव पीड़ा बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ये आप ध्यान देंगे। क्लियर, ये आपको पता चल गया किसे क्या कहते हैं। चलिए बता दीजिएगा, ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल बताना। देखिएगा जो ज्यादातर पूछा जाता है, सबसे पहले ताजमहल, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, देखिएगा ए बी, ये जरूर डाल के आप कमेंट करेंगे। फिर संसद भवन, संसद भवन, फिर आपको बताना सचिवालय, सचिवालय, वास्तुकार का नाम लिखना है, वास्तुकार का ध्यान दीजिएगा। वास्तुकला का युग किस वास्तुकला का, चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, सबसे पहले इन चारों का ऑप्शन। चलिए ऑप्शन ए उस्ताद ईसा खां, चलिए बहुत अच्छा, ताजमहल उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां सही जवाब है। दूसरा क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति भवन का,
हाँ बिल्कुल, सबसे पहले सूरज जी का ही आया एडविन लुटियंस, क्या हो जाएगा एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, लुटियंस। क्लियर? फिर बता देना संसद भवन का और सचिवालय का। हाँ ये देख लीजिएगा, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ये जवाब दे दिए हैं शिवानी जी। तो वास्तुकला दी है, क्या दी है, यहाँ पर भी ए बी अपने मन से डाल लिया करिए जहां पे ऐसी बात रहे, ताकि बात समझ में आए पूरी तरीके से। हर्बर्ट बेकर बिल्कुल सही जवाब। संसद सचिव सब बेकार, ऐसे याद रखेंगे, संसद सचिव सब बेकार, देखिएगा संसद सचिव सब बेकार, सब बेकार। क्लियर? और संसद सचिव सब बेकार, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संसद भवन और सचिवालय के जो वास्तुकार हैं उनका नाम हो जाएगा बेकार, अर्थात हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर, याद रखेंगे आप सभी, हर्बर्ट बेकर। वास्तुकला का स्वर्ण युग, वास्तुकला का स्वर्ण युग आ जाएगा शाहजहां, शाहजहां ध्यान दीजिए। और चित्रकला का स्वर्ण युग आ जाएगा जहांगीर, जहांगीर। विशेष ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देख लीजिएगा, वास्तु, वास्तु दोष किसमें होता है, मकानों में होता है ना। तो ताजमहल एक प्रकार का क्या है, तो आप बोलेंगे एक प्रकार का मकान है। तो वास्तुकला किसमें आ जाएगी भैया, वास्तुकला ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने। इस प्रकार आपको याद रहेगा वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाएगा, शाहजहां को। चित्रकला का स्वर्ण युग उसके पहले आ जाएंगे जहांगीर। क्लियर? जहांगीर। चलिए चलते रहिए, जहांगीर। ये देखिएगा सूरज यादव बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से दे रहे हैं, बी जहांगीर, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्लियर, सही है बिल्कुल, किसी भी प्रकार की गलती आप लोगों से नहीं हुई। तो ताजमहल, उस्ताद ईसा खान लाहौरी, एडविन लुटियंस राष्ट्रपति, संसद सचिव सब बेकार। क्लियर? यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे सभी लोग, ये एग्जाम में बनता है हर बार। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, अकबर की बात करते हैं। तो अकबर का जो सबसे पहला युद्ध हुआ था वह 1556 में, ठीक है। तो इसमें अकबर तो लड़ा नहीं था। अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ तो वह उस समय वह 13 वर्ष 4 माह का मात्र था, 13 वर्ष 4 माह का था। कहां पर राज्याभिषेक हुआ ये आप जान चुके हैं, कलनौर में काली नदी के तट पर। किसने किया, तो बैरम खान ने किया। क्लियर? उसके बाद उसने खान, एक खाना की उपाधि दिया। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध भैया, द्वितीय युद्ध। किसके किसके बीच हुआ, कमेंट करना है, किसके किसके बीच हुआ कमेंट करना है, किसके किसके बीच हुआ कमेंट करना है। पानीपत का द्वितीय, हाँ बहुत अच्छा। तो आपको ये बताना है कि किसके किसके बीच हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कमेंट करेंगे। हाँ कितनी अच्छी बात, देखिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए सूरज जी, हेमू एंड बैरम खान, बीके, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल सही जवाब है हेमू। तो हेमू और किसके बीच हुआ था, बैरम खान। एक आदत डालिए आप लोग, जो जीता रहे युद्ध में उसको पहले लिखने की, अपने शॉर्ट नोट्स में ये चीज किया करिए, ठीक है। तो बैरम खां जो है इस युद्ध को जीतता है, और बैरम खां किसका सेनापति है तो बताने की जरूरत है नहीं, अकबर के। वास्तव में इस प्रकार से देख लिया जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, अकबर एंड हेमू, ठीक है। क्लियर? ज्यादातर विकल्प में यही देता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देंगे। दोनों नहीं देगा, कोई ये नहीं पूछेगा दोनों ऑप्शन दे दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बैरम खां vs हेमू, वास्तव में ये जो युद्ध था वह हेमू के पक्ष में था, हेमू के पक्ष में था। तो हेमू जो है ये जान लीजिएगा कि आदिल शाह, आदिल शाह के तरफ से कुल 24 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे, 24 युद्ध लड़े थे, ठीक है। हेमू किसका सेनापति था, आदिल शाह का। कुल 24 युद्ध लड़े थे, तो 22 युद्ध यह जीत रखा था। और हेमू था क्या, यह पंजाब का था, और ये व्यापारी था, बनिया था, विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। जो नमक का कारोबार करता था, किसका कारोबार करता था, नमक का कारोबार करता था। पानीपत का युद्ध भी पूरी तरीके से इसी के पक्ष में था। दुर्भाग्यवश हेमू के आंख में तीर लग गई थी, तीर लग जाने के कारण इसकी सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण
यह युद्ध पूरी तरीके से अकबर के पक्ष में चला गया। और यह युद्ध कौन जीता? आपका जवाब हो जाएगा बैरम खां अर्थात अकबर। क्लियर? विशेष ध्यान देंगे सभी लोग। पानीपत का द्वितीय युद्ध हो चुका। चलिए 10 मिनट का लेंथ